नमस्ते एंड वेलकम। मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं की अगर हम बात करें तो उसकी जो पहली विशेषता है वह है अलिखित संविधान। दुनिया के देशों को अगर आधुनिक युग के अंतर्गत देखें तो उनका जो संविधान है वह लिखित संविधान है, लेकिन ब्रिटेन का जो संविधान है वह अलिखित संविधान है। लिखित और अलिखित संविधान के अंतर्गत इस तरीके से भेद किया जाता है कि जहां लिखित संविधान होता है वहां एक संविधान सभा के द्वारा निश्चित समय के अंतर्गत एक दस्तावेज के रूप में उस देश का संविधान है वो लिख दिया जाता है और उसी लिखित संविधान के आधार पर शासन व्यवस्था का संचालन होता है। लेकिन अलिखित जो संविधान होता है वह एक संविधान सभा के द्वारा निर्मित संविधान नहीं होता है। इसके बजाय वह संविधान प्रथाओं और परंपराओं के आधार पर विकसित संविधान होता है। तो ब्रिटेन के संविधान को अगर हम देखें तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान का उदाहरण है। लेकिन अगर हम लिखित और अलिखित संविधानों के अंतर्गत विभाजन करें तो प्राय यह देखा जाता है कि दुनिया का जो प्रत्येक देश का संविधान है वह न तो पूर्ण रूप से लिखित है और न ही पूर्ण रूप से अलिखित है। अब ब्रिटेन के संविधान की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित संविधान का ही उदाहरण है। ब्रिटेन का संविधान अधिकांशतः अलिखित है और आंशिक रूप से यह लिखित संविधान भी है, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान है वो किसी संविधान सभा के द्वारा निर्मित संविधान नहीं है। तो यह संविधान प्रथाओं और परंपराओं के आधार पर विकसित संविधान है और अनुभव के आधार पर इस संविधान का विकास हुआ है और आगे चलकर ये प्रथाएं और परंपराएं ब्रिटेन के संविधान की आधारभूत विशेषताएं बनी। ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत अगर हम देखें तो ब्रिटेन का संविधान है वो आंशिक रूप से लिखित भी है, जैसे कि संसद द्वारा जो निर्मित कानून है ये कानून लिखित रूप में है, जैसे मैग्ना कार्टा चार्टर 1215 ईस्वी का। इस मैग्ना कार्टा चार्टर के माध्यम से ही दुनिया के अंतर्गत जो ह्यूमन राइट्स है, मानवाधिकार है, इनकी शुरुआत मैग्ना कार्टा चार्टर से ही मानी जाती है। पिटिशन ऑफ राइट्स ये 1628 का बिल है। बिल ऑफ राइट्स ये 1689 का है। 1911 एवं 1949 के अंतर्गत ब्रिटेन की संसद ने संसदीय कानून बनाए और इसके माध्यम से लॉर्ड सभा के अंतर्गत, लॉर्ड सभा की शक्तियों के अंतर्गत कुछ संशोधन किए गए। संवैधानिक सुधार कानून 2005 का, इसके माध्यम से इंग्लैंड के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और जो लॉर्ड सभा के अध्यक्ष के रूप में और न्यायपालिका के अध्यक्ष के रूप में जो लॉर्ड चांसलर की भूमिका थी, उस भूमिका को इस संवैधानिक सुधार कानून 2005 के माध्यम से समाप्त किया गया और इंग्लैंड के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो हम ब्रिटेन का जो संविधान है उसको अलिखित संविधान के उदाहरणों के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन हम यह भी देखते हैं कि ब्रिटेन के अंतर्गत जो संविधान का जो आधार है वो कुछ लिखित रूप में भी देखने को मिलता है, जिसके उदाहरण मैग्ना कार्टा चार्टर, पिटिशन ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स, 1911 और 1949 के संसदीय कानून और 2005 का संवैधानिक सुधार कानून इसके उदाहरण हैं। ब्रिटेन का संविधान की जो दूसरी विशेषता है वह है अनुभव जनित एवं विकसित संविधान। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि ब्रिटेन का जो संविधान अगर संविधान सभा के द्वारा निर्मित नहीं है तो इसका विकास किस तरीके से हुआ। तो ये कहा जाता है कि ब्रिटेन के संविधान का विकास है वो अनुभव के आधार पर और प्रथाओं और परंपराओं के आधार पर धीरे धीरे इस संविधान का विकास हुआ। जैसे कि ब्रिटेन के अंतर्गत जो राजतंत्र की स्थापना हुई वह 9वीं शताब्दी के अंतर्गत हुई
संसद का विधिवत रूप से चलन है वो 13वीं शताब्दी से आरंभ हुआ और संसदीय संप्रभुता की जो स्थापना है वो 17वीं शताब्दी के अंतर्गत देखी जाती है। इंग्लैंड के अंतर्गत 1688 की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई, उस गौरवपूर्ण क्रांति के माध्यम से इंग्लैंड के अंतर्गत संवैधानिक राजतंत्र या संसदीय संप्रभुता या संसदीय राजतंत्र की स्थापना यहाँ से देखी जाती है। तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो अनुभव जनित और विकसित संविधान का उदाहरण है, जिसका प्रथाओं और परंपराओं के आधार पर धीरे धीरे विकास हुआ। अगली विशेषता है ब्रिटेन के संविधान की लचीला संविधान। संविधान संशोधन के आधार पर संविधानों को दो भागों के अंतर्गत विभाजित किया जाता है, एक कठोर संविधान और दूसरा लचीला संविधान। कठोर संविधान के अंतर्गत जो संविधान संशोधन किया जाता है वह संविधान के अंतर्गत दी हुई एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। उस निश्चित प्रक्रिया का पालन करके ही संविधान के अंतर्गत संशोधन किया जाता है। प्राय विशेष बहुमत के माध्यम से और अति विशेष बहुमत के माध्यम से कठोर संविधानों के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। दूसरा जो संविधान संशोधन के आधार पर संविधान का प्रकार है वह है लचीला संविधान। लचीला संविधान ऐसा संविधान होता है जिसके अंतर्गत संशोधन है वो साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से ही कर दिया जाता है, यानी साधारण बहुमत के माध्यम से ही संविधान के अंतर्गत संशोधन कर दिया जाता है। तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो किस तरीके का संविधान है? ब्रिटेन का संविधान लचीले संविधान का उदाहरण है, क्योंकि ब्रिटेन के अंतर्गत संवैधानिक कानून और साधारण कानून के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर जो भी संविधान संशोधन है वह साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से ही कर दिया जाता है, इसलिए ब्रिटेन के संविधान को लचीला संविधान कहा जाता है। अगली विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था। ब्रिटेन के अंतर्गत संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और ब्रिटेन को संसदीय शासन व्यवस्था की जननी के रूप में जाना जाता है, यानी अधिकांश देशों के अंतर्गत वर्तमान समय के अंतर्गत संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और ये संसदीय शासन व्यवस्था का जो मॉडल है वो किसकी देन है? वह ब्रिटेन की ही देन है। तो संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है? व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों के आधार पर शासन व्यवस्थाओं को दो भागों के अंतर्गत विभाजित किया जाता है, एक संसदीय शासन व्यवस्था और दूसरी अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। पिछले लेक्चर के अंतर्गत जब हमने अमेरिका के संविधान की विशेषताओं पर चर्चा की तब हमने देखा कि अमेरिका का जो संविधान है वो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का उदाहरण है, जहां पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के सदस्य अलग अलग होते हैं और कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य घनिष्ठ संबंध भी देखने को नहीं मिलता है और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वो भी निश्चित होता है। लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य घनिष्ठ संबंध देखने को मिलते हैं, यानी कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं ये वे व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं और संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका के नाम पर संपूर्ण राष्ट्र की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, लेकिन नाम मात्र की कार्यपालिका के पास में शासन व्यवस्था संचालित करने की वास्तविक शक्तियां नहीं होती है। शासन व्यवस्था संचालित करने की जो वास्तविक शक्तियां हैं वह वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत निहित होती है। तो ब्रिटेन के अंतर्गत भी दोहरी कार्यपालिका है, वहां नाम मात्र की कार्यपालिका का उदाहरण है ब्रिटेन का सम्राट और वास्तविक कार्यपालिका का उदाहरण है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट। कार्यपालिका का कार्यकाल भी संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत अनिश्चित होता है। कार्यपालिका
तभी तक बनी रहती है जब तक उसे ब्रिटेन की संसद के अंतर्गत प्रथम सदन यानी कॉमन सभा के अंतर्गत उसको विश्वास मत हासिल होता है, तब तक ही कार्यपालिका है वो बनी रहती है। जब कॉमन सभा कार्यपालिका के अंतर्गत अविश्वास प्रकट कर देती है तो उस समय वहां की जो प्रधानमंत्री और जो मंत्री परिषद है वो भंग हो जाती है। संसदीय शासन व्यवस्था सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित होती है। वहां पर सभी मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ ही डूबते हैं। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका सामूहिक रूप से संसद के प्रथम सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ब्रिटेन के जो पार्लियामेंट है उसका प्रथम सदन कौन सा है? उसका प्रथम सदन है कॉमन सभा, और वहां की जो कार्यपालिका है वो कॉमन सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगली विशेषता है संसद की संप्रभुता। ब्रिटेन को अगर हम देखें, ब्रिटेन की संसद को अगर हम देखें तो ब्रिटेन की संसद दुनिया के अंतर्गत संसदीय संप्रभुता का, संसदीय सर्वोच्चता का एक क्लासिकल उदाहरण है। संसद की संप्रभुता का मतलब है कि ब्रिटेन के अंतर्गत एकमात्र कानून निर्माण की जो सत्ता है वो किसके अंतर्गत निहित है? एकमात्र कानून निर्माण की जो सत्ता है वह संसद के अंतर्गत ही निहित है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंतर्गत ही निहित है। ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो साधारण बहुमत से माध्यम से कानूनों का निर्माण कर सकती है और संविधान के अंतर्गत संशोधन भी साधारण बहुमत की प्रक्रिया से ही कर सकती है। इसके अलावा ब्रिटेन की संसद जो भी कानून बनाती है उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई सामान्यता नियंत्रण है वो देखने को नहीं मिलता है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो कानून बनाती है वह वहां की जो न्यायपालिका है वो उसका जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती। तो ब्रिटेन के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव भी देखने को मिलता है। इसलिए ब्रिटेन की संसद जो भी कानून बनाती है वो कानून अपने आप में सर्वोच्च होता है। इसलिए ब्रिटेन की संसद को संप्रभु संसद के रूप में कानून निर्माण की सर्वोच्च सत्ता के रूप में देखा जाता है। ब्रिटेन की संसद की इस प्रकार की जो निरंकुश शक्तियां हैं, सर्वोच्च शक्तियां हैं, इसको रेखांकित करते हुए डी लॉन्ग ने लिखा है कि ब्रिटेन की संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त सब कुछ कर सकती है। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि ब्रिटेन की जो संसद है वो कानून निर्माण के अंतर्गत सर्वोच्च है, संप्रभु है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर अगर देखें तो ब्रिटेन की संसद के ऊपर जो कानून निर्माण की उसकी शक्ति है उसके ऊपर ब्रिटिश जनमत का नियंत्रण है वो देखने को मिलता है। क्योंकि ब्रिटेन की संसद का जो प्रथम सदन है कॉमन सभा के सदस्य हैं वो जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। कॉमन सभा का कार्यकाल है वो 5 साल का होता है। 5 साल के बाद में उन कॉमन सभा के सदस्यों को वापस जनता के सामने जाना होता है। तो प्राय ब्रिटेन की संसद है वो जनमत की अवहेलना नहीं करती है। तो सैद्धांतिक तौर पर, कानूनी तौर पर ब्रिटेन की संसद के ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है, उसकी शक्तियों के ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर अगर देखें तो घरेलू मामलों के अंतर्गत ब्रिटेन की जो जनता है उसके जनमत का नियंत्रण देखने को मिलता है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अंतर्गत भी अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के नियमों का प्रतिबंध है वो देखने को मिलता है। तो सैद्धांतिक और कानूनी तौर पर ब्रिटेन की संसद है वो संप्रभु संसद है, कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर उसके ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध है वो भी देखने को मिलते हैं। अगली विशेषता है एकात्मक शासन व्यवस्था। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर शासन व्यवस्थाओं को हम 2 भागों के अंतर्गत विभाजित करते हैं। एक संघात्मक शासन व्यवस्था
और दूसरी एकात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत संविधान के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों की सरकारों के मध्य संविधान के अंतर्गत ही शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है और केंद्र और राज्यों की सरकारें दोनों ही अपनी शक्तियां संविधान से ग्रहण करती है। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत शासन की समस्त शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के अंतर्गत निहित होती है। इस प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत यानी एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत संविधान के अंतर्गत केंद्र सरकार और उसकी इकाइयों की सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन देखने को नहीं मिलता है। तो ब्रिटेन का जो संविधान है, ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था है वह भी एकात्मक शासन व्यवस्था का ही उदाहरण है। यहाँ पर केंद्र सरकार के पास में ही संपूर्ण शक्तियां हैं। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से यहाँ पर स्थानीय इकाइयों की स्थापना भी की गई है, लेकिन ये जो स्थानीय इकाइयां हैं इनकी शक्तियां केंद्र सरकार पर निर्भर करती है। यानी ये शक्तियां संविधान से प्राप्त नहीं होती, इनको किससे प्राप्त होती है? केंद्र सरकार से ही प्राप्त होती है। संविधान से इनको ये शक्तियां प्राप्त नहीं होती है। तो ब्रिटेन का जो शासन व्यवस्था है वह एकात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण है। अगली विशेषता है संवैधानिक सुधार कानून 2005 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना न्यायपालिका का कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका से पृथक्करण कर दिया गया है। 2005 से पहले ब्रिटेन के अंतर्गत जो अपील का सर्वोच्च न्यायालय था वह लॉर्ड सभा के सदस्यों से मिलकर के बना हुआ था। लॉर्ड सभा के जो न्यायिक लॉर्ड होते थे वह ब्रिटेन के सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के न्यायाधीश भी हुआ करते थे और लॉर्ड सभा का अध्यक्ष लॉर्ड चांसलर वह ब्रिटेन के सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी भूमिका निभाता था। लेकिन 2005 के संवैधानिक सुधार कानून के माध्यम से इस प्रकार की व्यवस्था है वो ब्रिटेन के अंतर्गत समाप्त कर दी गई है और ब्रिटेन के अंतर्गत संवैधानिक सुधार कानून 2005 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने की बात की गई और यह व्यवस्थित रूप से 1 अक्टूबर 2009 को स्थापित हुआ। यानी इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटेन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जो कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में कार्य करता है। अब जो लॉर्ड सभा के जो सदस्य होते थे न्यायिक लॉर्ड और लॉर्ड चांसलर, अब ये सर्वोच्च न्यायालय के सदस्य नहीं रह गए। इस प्रकार इस संवैधानिक सुधार कानून के माध्यम से न्यायपालिका का कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका से पृथक्करण कर दिया गया है। लॉर्ड चांसलर की जो न्यायिक भूमिका थी, ये जो सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में काम करता था, यह भूमिका अब लॉर्ड चांसलर की समाप्त हो गई है। इससे पहले लॉर्ड चांसलर लॉर्ड सभा का अध्यक्ष यानी लॉर्ड चांसलर के रूप में भी काम करता था और ये कार्यपालिका का भी सदस्य था, क्योंकि जो लॉर्ड चांसलर होता है वो वहां पर विधि एवं न्याय मंत्री के रूप में भी काम करता है और ये न्यायपालिका के सदस्य के रूप में भी यानी जो सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय उसके अध्यक्ष के रूप में भी काम करता था। तो ये तीनों जो अंग है सरकार के उनका सदस्य हुआ करता था। अब लॉर्ड चांसलर है वो न्यायपालिका का अध्यक्ष या सदस्य नहीं रह गया है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई है। अब ब्रिटेन के अंतर्गत जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया संवैधानिक सुधार कानून 2005 के माध्यम से, जिसकी विधिवत स्थापना 1 अक्टूबर 2009 को हुई। अब इस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या है वह मुख्य न्यायाधीश सहित 12 है, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 11 अन्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत है। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसके 2 नाम हैं, लॉर्ड चीफ जस्टिस और इंग्लैंड और वेल्स के न्यायालयों का
अध्यक्ष यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इंग्लैंड के अंतर्गत दो नामों से जाना जाता है, लॉर्ड चीफ जस्टिस इंग्लैंड और वेल्स के न्यायालयों का अध्यक्ष। अगली विशेषता है मिश्रित शासन व्यवस्था। इंग्लैंड के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था का स्वरूप है वो मिक्सचर है, यानी यहाँ पर राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र तीनों का मिश्रण देखने को मिलता है। सम्राट का जो पद है वह राजतंत्र का उदाहरण है। लॉर्ड सभा जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट का दूसरा सदन है वह कुलीन तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि लॉर्ड सभा के जो सदस्य है वो कुलीन वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं। और कॉमन सभा को लोकतांत्रिक संस्था के उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और कैबिनेट को भी लोकतांत्रिक संस्था के रूप में देखा जाता है, क्योंकि कॉमन सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था के अंतर्गत मिश्रित शासन व्यवस्था का रूप देखा जा सकता है। यहाँ पर राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र तीनों का ही मिश्रण है। एक और विशेषता है ब्रिटेन के संविधान की, वो है सिद्धांत एवं व्यवहार के मध्य अंतर। यानी सैद्धांतिक तौर पर तो ब्रिटेन का संविधान कुछ अलग है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर कुछ अलग है। जैसे सैद्धांतिक तौर पर अगर हम देखें तो ब्रिटेन के अंतर्गत राजतंत्र है, यानी वहां पर सम्राट का पद है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर अगर हम देखें तो ब्रिटेन के अंतर्गत लोकतंत्र है, क्योंकि वास्तविक शक्तियां किसके पास में? वास्तविक शक्तियां वहां की वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और कैबिनेट के पास में होती है, और कॉमन सभा यह भी जनता के द्वारा निर्वाचित सदन है। तो सैद्धांतिक तौर पर वहां पर राजतंत्र और व्यवहारिक तौर पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ब्रिटेन के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो ब्रिटेन के अंतर्गत सैद्धांतिक और व्यवहारिक तौर पर भी संविधान के अंतर्गत अंतर है वो देखने को मिलता है। अगली विशेषता है कानून का शासन। ब्रिटेन का जो संविधान है, ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था है वो कानून के शासन पर ही आधारित है। कानून के शासन की अवधारणा ब्रिटिश विद्वान एवी डायसी के द्वारा दी गई है। इसने 1885 के अंतर्गत एक पुस्तक लिखी, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पुस्तक के अंतर्गत एवी डायसी ने कानून के शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किया। कानून के शासन की अवधारणा का क्या अभिप्राय है? कानून के शासन की अवधारणा का यह अभिप्राय है कि शासन व्यवस्था का संचालन है वो किसके माध्यम से किया जाएगा? कानून के माध्यम से किया जाएगा। व्यक्तिगत इच्छा के माध्यम से शासन व्यवस्था का संचालन नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, कानून के शासन के अंतर्गत कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाता है, यानी सभी के लिए एक जैसा कानून प्रचलन के अंतर्गत होता है। तीसरी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के आधार पर ही दंडित किया जाता है, अन्यथा नहीं। तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो कानून के शासन व्यवस्था का क्लासिकल उदाहरण के रूप में ब्रिटेन की शासन व्यवस्था को देखा जा सकता है। ये ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं थी जिसको हमने इस व्याख्यान के अंतर्गत समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।